सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद ईरान का भौकाल और बढ़ गया है और ईरान की ताकत का भी अंदाज़ा इस बात से चल रहा है। आपको बताऊं, मूसाद के 6 लोगों को, कमांडर को, जो भी आप समझ लीजिए, अफसरान को खुद मूसाद ने ही मार दिया। ईरान ने बड़ा खुलासा किया और पूरी इसकी पीछे की कहानी बताई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि हमारे इस्फहान में, ईरान के ही इस्फहान में मूसाद के कई लोगों को काम दिया गया था ब्लास्ट करवाने का, लेकिन हमने मूसाद के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन करके हमने उल्टा ही पासा पलट दिया और इजराइल का पूरा खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद मूसाद की वो टीम के हेड जिसे ईरान का टास्क दिया गया था, उस मूसाद के हेड समेत कई मूसाद के एजेंट्स को खुद मूसाद ने, इजराइल ने गिरफ्तार किया और पूछताछ करी। लेकिन रिपोर्ट यह है कि ईरान की इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से मूसाद से जुड़ी हुई थी, तभी तो मूसाद से सब कुछ हगवा कर पूरा प्लान ईरान ने फेल कर दिया। अब आपको बताऊं, हुआ मामला ये कि मूसाद के उन लोगों को जो ईरान के लिए भेजे गए थे, जिनको ईरान में ब्लास्ट करवाने का काम दिया गया था, उनको गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ करी तो उनकी गलतियां सामने आई और उनका संबंध ईरान से जाहिर हुआ। जिसके बाद मूसाद के उन 6 के 6 अफसरान को किसी न किसी बहाने से मूसाद ने कत्ल कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ये वो चंद लोग हैं। आपको बताऊं कि 6 से 7 मूसाद के अफसरों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहानों से मार दिया और मूसाद ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, उनकी मौत हो गई है। लेकिन किसी की मौत छत से गिरने से बताई, किसी की मौत हार्ट अटैक से बताई, किसी को बताया वो पुरानी बीमारी से जूझ रहा था। कुल मिला के मूसाद ने ही मूसाद को कत्ल कर दिया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये 6 लीडरान को और मूसाद के अफसरों को मारा है। अब बताऊं आपको कि उसी रिपोर्ट में खुलासा ये भी हुआ है कि 6 और अफसरों को मार दिया है। यानी टोटल मूसाद ने मूसाद के ही 12 लड़ाकू और अफसरान को कत्ल कर दिया है ईरान से संबंध होने की वजह से। वहीं 3 यहूदियों को, इजरायलियों को गिरफ्तार करके उन पर चार्ज लगाया गया है कि हमास और इजराइल के जंग के दौरान उन तीनों यहूदियों ने हमास के लिए जासूसी करते हुए उनको जानकारियां दी थी। आगे बढ़कर आपको बताऊं अब सीरिया की खबर, तो सीरिया को धमकी देते हुए, बल्कि ईरान को भी धमकी है ये, लेबनान को भी धमकी है ये, क्योंकि इजराइल ने धमकी ये दी है कि अगर सीरिया के अंदर और हथियार आना शुरू हुए, दोबारा से हथियारों की गतिविधि नजर आई, तो हम सीरिया पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देंगे। अब मुसलमान जिस पर उछल रहे थे, भरोसा कर रहे थे, उस देश की खबर सुनिए। मैं बात कर रहा हूं तुर्की की। तुर्की पहुंचने वाले हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अगले हफ्ते और वहां जाकर कई सारे मुद्दों पर इजराइल और तुर्की आपस में बात कर सकते हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लीडर ने बड़ा खुलासा किया। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले 2-3 दिन के लिए फिर से जंग शुरू हो गई थी। इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद ये हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सीज फायर हुआ। इजराइल ने कहा कि आप हमला करना बंद कर दो, हम आपके कई लोगों को रिहा कर देंगे, आप इसके बाद इजराइलियों को रिहा कर दो। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने कई यहूदियों को रिहा कर दिया इस उम्मीद से कि इजराइल हमारे लड़ाकों को छोड़ेगा। इजराइल ने पहले 7 दिन का टाइम लिया और ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए और आज का ये दिन आ गया। अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन के लड़ाकों को, इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को नहीं छोड़ा, जिस पर इस्लामिक जिहाद के लीडर ने मीडिया के सामने इस बात को माना है कि हमारा, यानी मेरा जो फैसला था सीज फायर का, जंग रोकने का, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। هذه فلسطين بلادنا سنقاتل حتى ننتصر وحتى يرحلون إن شاء الله. هل من تواصل وتنسيق بينكم وبين أنصار الله في اليمن أي مع صنعاء الحالية المناضلة؟ نعم نحن لدينا تواصل وأنا أقول أشكرهم أيضا. अब बात मैं बता दूं फिलिस्तीन की ही, तो फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अरब और मुस्लिम देशों से $40 मिलियन की, जी हाँ, मदद मिली है, जिसको हम
गाजा पट्टी, फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन के घरों में, इन सभी इलाकों में लगाएंगे और आम लोगों के घरों को बनाएंगे। वहीं ईरान ने अपने पड़ोसी सऊदी अरब को वार्निंग दी है। ईरान के टॉप कमांडर हुसैन सुलेमानी ने अपने पड़ोसी अरब देश को चेतावनी दी है। कहा है कि आप इजराइल पर, उस इजराइल पर भरोसा कर रहे हैं जो गिर रहा है, ढह रहा है, और इस पर भरोसा करने की ही वजह से आपका पूरा काल यानी सऊदी अरब का काल खत्म हो सकता है। सऊदी अरब को इस बात का पता तो है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ईरान की बात सही है, सऊदी अरब को पता है, लेकिन सऊदी अरब करे तो करे क्या। अभी एक दोस्त से तो दोस्ती खराब हुई है अमेरिका से, अब इजराइल से भी पूरी तरह से हाथ पीछे घसीट लेगा तो सऊदी अरब को लगता है कि उसका हाल बुरा होगा। लेकिन यह बात दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि जिस दिन सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल से दूर हो गया, अपने आप वो मुस्लिम देशों के साथ मिलकर काफ़ी मजबूत हो सकता है। अगली बड़ी खबर यह है, ऐसा कभी होता नहीं है कि अमेरिका के टॉप जनरल एरिक, जी हाँ, ये कभी भी ऐसे मूव नहीं करते हैं जैसे इन्होंने इस बार मूव किया है। सऊदी अरब से दूरी हुई है और रशिया और ईरान की करीबी बढ़ी है और उनकी ताकत बढ़ी है। परमाणु पनडुब्बी अमेरिका ने तैनात करी है। ये जो कमांडर हैं ये उस दौरे पर गए हैं, उस न्यूक्लियर सबमरीन पर गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को बहुत बड़ी कोई टेंशन है जिसकी वजह से टॉप जनरल ने इतना बड़ा मूव लिया है। वहीं ईरान की सरकार को एक बड़ा झटका ये लगा कि माशा अमीनी, जिनकी मौत न जाने कैसे हुई, ईरान की सरकार की माने तो ये कि बीमारी से हुई और उनके घर वालों की माने, जनता की माने तो उनका कहना है कि पीट पीट कर उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी पिटाई से मौत हुई। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट में यह बात क्लियर लिखी गई कि बीमारी से उनकी मौत हुई। तो अब उनके परिवार ने यानी माशा अमीनी के परिवार ने इस बात को ठुकरा दिया है, कह दिया है ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार की इस पुलिस ने, IRGC की पुलिस ने और फोर्स ने मारा इतना हमारी बेटी को, क्यों मर गई। वहीं आर्मीनिया के जले पर नमक कुछ इस प्रकार से हुआ है कि आर्मीनिया अजरबैजान की जंग के दौरान जांगलियान जो आर्मीनिया के कब्जे में था, जो सदियों पहले अजरबैजान का ही था, लेकिन जब इसको आज 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जंग करके आज़ाद करवा लिया अजरबैजान ने, तो उसी जांगलियान में अजरबैजान ने अपना एयरपोर्ट बनाया, जिसका उद्घाटन करने के लिए सोचिए कौन आया। जी हाँ, सही पकड़े हैं, रजब तैयब एर्दोगान आए और अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने। Evet. Biraz daha şöyle bir geniş alana biraz abi ya. Zengilan Havalimanımız önce Azerbaycan tüm dünyaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah. वहीं बड़ी खबर एक और आ रही है, तुर्की की मेडिकल एसोसिएशन ने तुर्की की मिलिट्री पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि टेररिज्म का नाम लेकर इराक में और सीरिया में आतंकियों पर केमिकल अटैक कर रहा है तुर्की। जिसके बाद तुर्की शांत था और काफ़ी समय बाद तुर्की का अब यह बयान आया है कि यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, केमिकल अटैक हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये बैन है, ये झूठ है और ये सिर्फ इल्ज़ाम। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के लिए कितना दम लगाया था?
आज जिन मदरसों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उन्हीं मदरसों में भारत की आज़ादी की मौलाना लोगों ने मिलकर मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी। दोस्तों, इस भारत की जमीन में मुसलमानों के खून इतने दफन हैं कि अगर निचोड़ दी जाए इस भारत की जमीन को तो मुसलमानों का खून ज्यादा निकलेगा। नमक हरामी की जा रही है। खैर, इसी तरह से नमक हराम एक और है, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की, और खुद नमक हरामी का सबूत उनका मैं आपके सामने रखूंगा। इमैनुअल मैक्रोन, और ये फ्रांस वो देश है जिसने पिछले 1-1.5 साल के अंदर फ्रांस की 25 से 30 मस्जिदों को बैन किया, हिजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने वाले को सपोर्ट किया। इस इमैनुअल मैक्रोन की औकात यही है, अपने मुंह पर इसने खुद थूका है। आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस पूरी तरह से उलझा हुआ था, फ्रांस तबाही के कगार पर था, तो 70,000 मुसलमानों ने, फ्रांस के ही मुसलमानों ने 70,000 मुसलमानों ने वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस के लिए, अपने मुल्क के लिए जान दी, जिसके बाद फ्रांस को जीत मिली और आज फ्रांस आपके सामने है। अब आपको बताऊं, इसी मौके पर इमैनुअल मैक्रोन, जी हां, मस्जिद में गए। आपकी स्क्रीन पर यह है वो ताजा तस्वीर। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन 100 साल बाद, उस जंग के 100 साल बाद पेरिस में मौजूद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहां पहुंचे और 70,000 मुसलमानों ने, जो फ्रांस के लिए जिन लोगों ने जान दी, जिन मुसलमानों ने, उनको श्रद्धांजलि पेश करी। सोचिए, वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्रांस की डिप्लोमेसी ने, यानी फ्रांस की सरकार ने इमैनुअल मैक्रोन की मस्जिद के अंदर की वो तस्वीर शेयर करी है और उस ट्वीट में लिखा है आधिकारिक बयान में कि 70,000 मुसलमानों ने फ्रांस के लिए जान दी, हम इसके आभारी हैं और हमारा दिल बाग-बाग है, यह हम कभी नहीं भूलेंगे। तो देखा दोस्तों, मुसलमान के खून में वफा है, चाहे मुसलमान ताजिकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, भारत में रहे, चीन में रहे, ईरान में रहे, सऊदी अरब में रहे, या रशिया में रहे, चेचन में रहे, या ताइवान में रहे, नेपाल में रहे, या बर्मा में रहे, या बांग्लादेश में रहे। मुसलमान जहां रहता है अपने ईमान का हिस्सा, अपने मुल्क से मोहब्बत को समझता है और वहीं के लिए जान देता है। और एक बात आगे बढ़ के कहूं, गद्दारों का कोई ईमान ही नहीं होता, ये याद रखिएगा। गद्दारों का, देश के गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, इस रिपोर्ट को सुनकर दिल खुश हुआ हो तो दुआ हाथ उठाकर जरूर देना और अंगूठे का इस्तेमाल करके इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।